ननद ने छीना भाभी का चैन। मम्मी मैं शादी करूंगा तो सिर्फ श्वेता के साथ। पापा मम्मी सोचो तो जरा, जिसने अभी से भैया को हमारे खिलाफ कर दिया, शादी के बाद न जाने क्या करेगी। खिलाफ कर दिया का क्या मतलब है? मैंने सिर्फ उससे शादी करने के लिए बोला है, घर छोड़कर जाने के लिए नहीं। तुम दोनों अपनी पंचायत बंद करो। देखो आदित्य, हमें वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारी शादी रिया की शादी के बाद ही होगी। घर वालों के फैसले से खुश आदित्य सारी बात जाकर श्वेता को बताता है, जिस पर श्वेता भी अपनी मंजूरी दे देती है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है, जिसमें रिया की शादी आयुष के साथ होती है। कुछ महीनों बाद श्वेता और आदित्य भी शादी कर लेते हैं और श्वेता ससुराल पहुंच जाती है। सच कहते हैं, घर की रौनक लड़कियों से ही है। रिया की शादी के बाद घर सूना सूना हो गया था, पर अब तुम आ गई तो लगता है रौनक वापस आ गई। मम्मी आदत मत लगाओ, क्योंकि जब ये दोबारा ऑफिस जाना शुरू करेगी रौनक अपने आप खत्म हो जाएगी। इन्हें तो बस बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने की आदत है। मम्मी पापा आप फिक्र मत करो, आप जब भी कहोगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। थोड़ा मेरे बुलाने पर भी आ जाना, या सारा प्यार मम्मी के लिए ही है, पापा के लिए कुछ भी नहीं। सारा परिवार हंसने लगता है। इसी हंसी खुशी में दिन बीतने लगते हैं, जिसमें धीरे धीरे कुछ बातें श्वेता ससुराल वालों से, कुछ नए तौर तरीके ससुराल वाले बहू से सीखने लगते हैं, जिससे उनके बीच एक दूसरे की सोच को लेकर इज्जत और समझ बढ़ती है। समय बीतता है। एक शाम परिवार साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, तभी घर की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर रिया और आयुष को सामने खड़ा देख सब हैरान हो जाते हैं। रिया, जमाई जी, आप दोनों रात के इस समय यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? अरे इन्हें शांति से बैठने तो दो, आते ही सवालों की बारिश शुरू कर दी। वो घर में दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो गई। पापा जी ने भैया का साथ देकर आयुष को भला बुरा बोल दिया और ये गुस्से में घर छोड़कर निकल आए। कहाँ जाए कहाँ नहीं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। मैं अभी भी कह रहा हूँ होटल में चलते हैं, कुछ दिनों में घर का इंतजाम कर लूंगा। अरे होटल क्यों, ये आप लोगों का ही तो घर है और अपने ही घर में आने के लिए किसी टाइम या परमिशन की जरूरत नहीं होती। आप दोनों यहाँ सबके साथ रहोगे, जब तक चाहोगे तब तक। अब जहाँ पूरा परिवार खाना खाने और बात करने में लग जाता है, वहीं रिया अपनी भाभी की बातें सुनकर उसके खिलाफ साजिश सोचने लगती है और अगले ही दिन से ननद भाभी को परेशान करने, कभी घर का काम, कभी उसके कपड़े, तो कभी ऑफिस और घर की बातों के जरिए घर वालों को श्वेता के खिलाफ करके उसे परेशान करने की कोशिश में लग जाती है। मम्मी, भाभी सुबह की गई रात को वापस आती है और सारा काम आपको अकेले करना पड़ता है। आप कुछ भी नहीं बोलते उसे, ये तो सही नहीं है। आपको उन पर कुछ तो सख्ती रखनी चाहिए। तेरी भाभी बहुत समझदार है, वह घर और ऑफिस अच्छे से संभालती है। हमें अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं, और अगर तुझे मेरे अकेले काम करने से दिक्कत है तो तू भी तो घर में खाली बैठी रहती है, काम में माँ का हाथ बटा ही सकती है। हाँ, घर आई बेटी को ताने सुना सकती हो, पर बहू को एक शब्द नहीं बोलोगी। भाभी आप सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही है, तभी तो ये जींस और शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर जाती है और देर रात को वापस आती है, फिर भी कोई उन्हें कुछ नहीं बोलेगा। बेटा तो पहले डिसाइड कर ले कि तुझे उसके घर में काम नहीं करने, ऑफिस जाने या मॉडर्न कपड़े पहनने से आखिर दिक्कत किस चीज से है। अगर बात कपड़ों की है तो हमें तो उसमें कोई बुराई नहीं दिखती, क्योंकि इज्जत, शर्म और तमीज इंसान की आंखों और बातों में होती है। कपड़े तो बस खोखले समाज का लड़कियों को नीचा दिखाने का झूठा जरिया है। गंदगी देखने वाले की नजरों और सोच में होती है। लाख कोशिश करने के बाद भी अपने मम्मी पापा को भाभी के खिलाफ करने में नाकामयाब होने के बाद अब रिया आदित्य के पास जाती है, जिसे वो श्वेता के ऑफिस ट्रिप और लड़कों के साथ दोस्ती को लेकर बोलना शुरू करती है। भैया, कल ही मैंने भाभी की ऑफिस ट्रिप वाली फोटो देखी। इतने सारे लड़कों के बीच वो अकेली थी। क्या उनके ऑफिस में और कोई लड़की नहीं है? अरे लड़कियां तो बहुत है, लेकिन इसकी टीम में तो सारे लड़के ही हैं। वैसे तुम्हारी भाभी उनकी बॉस है और वो सब श्वेता से इतना डरते हैं कि इसे देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बॉस है तो क्या हुआ,
लड़कों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। शादी के बाद कोई ऐसे बातें बनाए अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे शादी हुई है, जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो गई है जो वो लोगों से मिलना और बात करना या लड़कों के साथ काम करना बंद कर दे। और तुम ये ना अपनी स्टोन एज वाली सोच को जरा ब्रेक देकर नए जमाने में आ जाओ। लोगों पर विश्वास करना सीखो, शक नहीं। इसके आगे रिया और कुछ बोलती उससे पहले ही श्वेता आ जाती है, जिसे देखकर रिया वहां से छत पर चली जाती है जहां आयुष अकेला बैठा होता है। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? किसी ने कुछ बोला क्या? अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी हरकतें इसी तरह चलती रही तो कुछ बोलने में देर भी नहीं रहेगी। अरे क्यों हाथ धोकर भाभी के पीछे पड़ी हो? आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो हम दोनों की इतनी फिक्र और इज्जत करती है और तुम उनकी लाइफ खराब करने की कोशिश करती रहती हो। अच्छा, तब तुम भी भाभी पुराण गाने लगे। सुनो, कोई प्यार व्यार नहीं है, सब नाटक है जिससे पूरा घर उनके इशारों पर नाचे और वो अपनी मन मर्जी का काम करती रहे। उनकी इसी अच्छी बहू वाले नाटक की वजह से अब घर में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता और पूरा समय श्वेता श्वेता करते रहते हैं। रिया और आयुष की ये बातें चल रही होती है, जिन्हें जीने पर खड़ी श्वेता सुन लेती है और सीधा आदित्य के पास जाती है जो सास ससुर के साथ बैठा होता है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि रिया मुझे पसंद नहीं करती? उसे लगता है कि मैं अच्छा बनने का नाटक कर रही हूँ जिससे घर में उसकी जगह ले पाऊँ। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं और वो इस बात पर मुझसे नफरत करती है। ससुर अपनी बेटी और दामाद को भी वहां बुलाते हैं। अब सारे घर वाले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अब सास, ससुर और आदित्य मिलकर रिया को समझाने लगते हैं। तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते या श्वेता तुम्हारी जगह लेना चाहती है? बेटी, वो तो हम सबके बीच अपनी जगह बनाना चाहती है, किसी की जगह छीनना नहीं। हमारे लिए तुम दोनों एक बराबर हो, किसी एक की वजह से दूसरे की अहमियत कम नहीं होती। रिया, शादी के बाद मैंने बहुत सुना था कि रिया थी तो घर में रौनक थी। मैं तो घर में सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। अगर इससे तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारी पहचान छीन रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी। मेरा ऐसा कोई इरादा ना था, ना कभी होगा। माँ भाभी के साथ बाकी घर वालों की बातें सुन रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी श्वेता से माफ़ी मांगती है, जिसके अगले ही दिन आयुष और रिया दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और सब पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।